आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। तो एपी समझने से पहले समझो प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? देखो, प्रोग्रेशन होता है जब कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स हो। क्या हो? लिस्ट ऑफ नंबर्स। जब कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स हो और उन लिस्ट ऑफ नंबर्स में से क्या बने? फॉर्म्स अ पैटर्न when pattern such that every succeeding term is multiplied by every succeeding term is obtained by adding or multiplying of preceding term with a constant value तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखो, प्रोग्रेशन होती क्या है? जब लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, ठीक है, और उसमें हर एक अगला टर्म निकालने के लिए पिछले टर्म में हम या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें या क्या करें, कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ दें, तो उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है। अब अगर वो प्रोग्रेशन है तो प्रोग्रेशन कई टाइप की होती है। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें हमने क्या किया है? एडिंग, मल्टीप्लाइंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर इसीलिए डेफिनेशन देखो, व्हाट इज एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसे देखेंगे तो उसमें लिखा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन या एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें अगला टर्म निकाला है किससे? पिछले टर्म में कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ के। उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोल सकते हैं क्या? एपी। क्या बोल सकते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? एग्जांपल देखो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल देखो। क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है। इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अगर ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर है तो खुद देखो कि पहले दो टर्म में देखो, इन दोनों 2 में क्या जोड़ दिया मैंने? +2 कर दिया, तो क्या बन गया? 4। 4 में क्या जोड़ दिया? +2, तो क्या बन गया? 6। 6 में क्या जोड़ दिया? +2, तो क्या बन गया? 8। और 8 में क्या जोड़ दिया? +2, तो क्या बन गया? 10। यानी हर एक पहले वाले नंबर में एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ रहे हैं, जिससे क्या मिल रहा है? हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाई? एपी कहलाई। क्या कहलाई? एपी। समझ में आई? तो व्हाट इज एपी? एपी यानी एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि एपी क्या होता है? एपी होता है कि जब, तो एपी की एक और डेफिनेशन जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। इसकी एक और डेफिनेशन क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर in which difference of
of two consecutive terms, two consecutive terms, two consecutive terms is same. Difference between every two consecutive terms is same. हर एक दो लगातार, consecutive मतलब क्या होता है? लगातार. तो consecutive का मतलब है लगातार. ठीक है, तो एक ऐसा टर्म जिसमें हर एक लगातार दो टर्म में के बीच में अंतर कैसा हो? सेम हो, मतलब एक जैसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? एपी. देन इट इज कॉल्ड एन एपी. उसे हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे इसका पिछला, जैसे ये एग्जांपल देखो, 4 और 2 में कितने का अंतर है? 2 का. 6 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का. 8 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का. और 10 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का. तो किसी भी लगातार दो टर्म को उठा रहे हैं, उनमें डिफरेंस यानी अंतर कितने का हो? सेम हो. अंतर क्या हो? सेम हो. तो उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं. तो क्या ये एपी है? है? समझ में आ गया? एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हाँ, इसके बाद आगे देखो. तो अब हम बात कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? याद करो, अगर एपी की डेफिनेशन देखो तो इसमें क्या लिखा है? एडिंग बाय अ फिक्स नंबर. मतलब जब आप प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर क्या करते हो? जोड़ते हो, तो उससे बनती है क्या? एपी. तो कॉमन डिफरेंस होता है दिस फिक्स नंबर. वो जो फिक्स नंबर जोड़ा है ना, वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो द डिफरेंस बिटवीन टू difference between two consecutive terms of an AP is called क्या? कॉमन डिफरेंस. इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से समझो. हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एक. क्या फॉर्मूला होता है? कि आप बाद वाले टर्म में से अगर उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दो तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आता है. ठीक है, अगर बाद वाले टर्म में से हम क्या माइनस कर दें? उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा? कॉमन डिफरेंस निकल आएगा. कैसे? एग्जाम्पल देखो. देखो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैं बोलूं क्या, 10 6 2 -2 इज एन एपी. अगर मैंने इसको एपी बोल दिया तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा? तो ऐसे में कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी. कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. तो कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, जैसे इन दोनों के बीच का निकाल लो, कोई भी दो लगातार टर्म का निकाल लो, तो बाद वाले में जस्ट पहले वाला माइनस कर दो. तो 6 - 10. अब खुद देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है. तो जब भी एक प्लस और माइनस का हो तो बड़े में छोटा कम करते हैं कि नहीं? तो 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4. कितने बचे? 4. और साइन लगाते हैं बड़े नंबर का. इन दोनों में बड़ा कौन है? 10. तो 10 का साइन क्या है? माइनस, इसीलिए -4. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -4. तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया -4. ठीक है बेटा, -4. अब आगे सुनो.
कॉमन डिफरेंस और एपी दोनों समझ में आई। इसके बाद करते हैं अब हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो अच्छा खुद देखो कि मान लो कि A1, A2, A3, A4 ये हमारी एक एपी है। तो पहले टर्म, तो खुद देखो अगर मैं पहले टर्म को A मान लूं तो अगला टर्म कैसे मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ के। अब कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, फिक्स वैल्यू। याद करो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था क्या, डेफिनेशन बोलती है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग, मतलब जस्ट पहले वाले टर्म में। तो इसमें जैसे तो क्या करेंगे हम, उस फिक्स नंबर को क्या बोलेंगे, वो फिक्स नंबर हमारा हो गया क्या, जैसे ये है तो इसमें जस्ट एक फिक्स वैल्यू जोड़ेंगे, उस फिक्स वैल्यू को क्या बोलते हैं, याद करो हमने पिछली क्लास इसमें पढ़ा है, स्लाइड में क्या है ये फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो इसका मतलब A2 निकालने के लिए उसके पहले वाला नंबर कौन है, ए में क्या जोड़ दें, डी जोड़ दें, तो A2 क्या आ जाएगा, A प्लस डी। और A3 निकालने के लिए A2 है, मतलब थर्ड टर्म निकालने के सेकंड टर्म में एक और डी जोड़ दें, तो एक डी पहले से था, एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया 2D। मतलब खुद देखो A प्लस डी, तो ये इससे जस्ट पहला वाला A2 A प्लस डी है, उसमें एक और फिक्स वैल्यू यानी एक और डी जोड़ दिया। ऐसे ही A4 निकालने के लिए इसके पहले वाला क्या था, A प्लस डी, क्या था A प्लस डी, और उसमें एक और डी जोड़ दो, ये होगा। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा जनरल टर्म, क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत बार यूज करेंगे। ठीक, चल अब जनरल फॉर्म आ गई, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 फॉर्म द एपी, फॉर द एपी, इस एपी के लिए राइट द फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस डी। इस एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म बताना है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस डी बताना है। देख लेते हैं कैसे। तो इसके लिए ऐसे देखेंगे कि एपी हमारी क्या दिया है उसने, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 इज एन एपी। तो फर्स्ट टर्म कौन, जो सबसे पहले आए, तो फर्स्ट टर्म। अब बताओ इसमें सबसे फर्स्ट टर्म को वैसे बोलते क्या है, जनरल टर्म क्या बोलती है, जनरल फॉर्म ए बोलते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/2, सबसे पहले वही दिया है। और क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है डी इक्वल्स टू, बाद वाले में से उससे जस्ट पहले वाला माइनस कर लो। तो 1/2 में से माइनस करेंगे किसको, 3/2 को। ठीक, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम आ गया, और 1 - 3 हो गया, क्या आ गया, -2/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, -1। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या आ गया, -1। समझ में आया, दो चीजें उसने क्वेश्चन में पूछी थी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दोनों निकल आएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। इस लिस्ट ऑफ नंबर में से कौन सा एक एपी बना रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो उनके अगले 2 टर्म भी लिखने हैं हमें। तो देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4, 10, 16, 22, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, याद करो हमने क्या बोला, देखो डेफिनेशन, एपी की एक डेफिनेशन लिखी है, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच डिफरेंस ऑफ एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर
जिसमें हर दो लगातार टर्म्स के बीच में अंतर क्या हो, डिफरेंस इज सेम। सेम मतलब एक जैसा। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे, एपी। तो अगर किसी को एपी प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो पहले दो टर्म्स के डिफरेंस को मैं मान लो D1 मान लू, तो 10 - 4, क्योंकि बाद वाले में उसके जस्ट पहले वाला माइनस करना है, क्या आ गया 6। D2 अगले दो टर्म कौन, 10 और 16, 10 और 16 के बीच में अगला, तो 16 - 10 कितना आ गया 6। ऐसे ही 22 और 16 D3, 22 और 16 में अगला डिफरेंस में आया तो कितना आया 6। तीनों सेम आ गए, तो क्या लिखेंगे, सिंस D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू 6। और अगर टर्म्स में डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, सिंस डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। कैसा है हमारा, सेम आया है, सो इट इज एन एपी। इसीलिए ये क्या होगी, एक एपी होगी। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या होगी, एक एपी। और अब देखो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने क्या बोला है, कौन सा एपी बना रहा है, तो अभी इतना हुआ है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं तो उसके अगले दो टर्म और बताओ। तो एपी बना रहे हैं, अगर कोई एपी है तो एपी के टर्म कैसे निकालते हैं, जो भी टर्म है उसका अगले टर्म निकालने के लिए उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला है, 6। तो इसका मतलब देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी या ऑफ एपी आर क्या होंगे, 22 में 6, 22 में 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका अगला टर्म कैसे निकलेगा, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ के। तो 22 में 6 ऐड करेंगे, क्या आएगा 28, एंड और 28 में फिर 6 ऐड कर देंगे इसके बाद वाला निकालने के लिए, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 34। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर। अब ये सेकंड लिस्ट ऑफ नंबर दी है उसने, -1 -3 -5। ठीक है, और हमें बताना है क्या ये एपी है कि नहीं है। तो देखो, खुद देखो, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, मतलब क्या कैसे निकालते हैं हम एपी है कि नहीं है, वही डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या अंतर है, देख लेते हैं। जैसे D1 है, D1 में -1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, 1 को। अब दोनों माइनस से जुड़ के क्या हो गया, -2। नेक्स्ट है D2, -3 में माइनस करेंगे किसको, -1 को। तो -3, देखो दो माइनस मतलब एक माइनस दो माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। तो दो माइनस बन गया प्लस, यानी +1, और -3 +1 यानी क्या आ गया, -2। ठीक है, इसके बाद D3 क्या होगा, -5 में से माइनस करेंगे -3 को। तो -5, दो माइनस मिलके क्या बन गया, +3। तो -5 और +3 क्या आएगा, -2। तीनों सेम आए। तो सिंस D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, सो इट इज एन एपी। तो ये क्या हो गया, हमारा एपी हो गया। और अगर एपी हो गया तो अगले टर्म निकालेंगे। अगले टर्म निकालने का तरीका क्या है, अगले टर्म निकालने का सिंपल तरीका है कि जो भी टर्म दिया है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। तो देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी आर क्या होंगे, -5 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -7, एंड -7 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -9।
ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, थर्ड उसने क्या बोला है, -2 2 -2 2 -2, इनमें बताना है। तो सेम एपी चेक है कि नहीं है एपी। क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि D1 क्या होगा, 2 में से माइनस करेंगे -2, तो 2 2 माइनस यानी प्लस बन गया 2, क्या आ गया 4। D2 निकालेंगे, इस वाले में से इसे माइनस करेंगे यानी -2 माइनस और इस 2 को, तो दोनों माइनस यानी क्या हो गया -4। क्या ये दोनों बराबर है, 4 एंड -4 नहीं है। तो सिंस D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो अगर D1 D2 ही बराबर नहीं है तो AP कैसे होगा। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। और जब AP नहीं है तो फिर अगले टर्म भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ मेंशन किया था क्या, कि आइडेंटिफाई करना है हमें। देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बनाते हैं केवल तभी नेक्स्ट 2 टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम कहां चले जाएंगे इसके, तो इसमें अगले टर्म नहीं निकालने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, क्या ये AP बना रहा है देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे D1, 1 में से माइनस करेंगे किसको, इस 1 को, तो क्या आएगा 0। D2, इस 1 में से माइनस करेंगे इस 1 को, क्या आएगा 0। D3, इस 2 में से माइनस करेंगे इस 1 को, क्या आएगा 1। क्या ये बराबर आ रहे हैं, तो सिंस D1 इक्वल्स टू D2 बट नॉट इक्वल्स टू D3, तो तीनों ही बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। इसका मतलब ये क्या नहीं है, AP नहीं है। अब एक चीज यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला, कोई ये बोले कि सर, अब देखो किसी के दिमाग में आया हो बाई चांस सर ये भी 0 हो जाए, ऐसे कोई टर्म आए कि सेम आ जाए, तो क्या वो AP होगा। तो देखो इसमें नोट, तो देखो ये कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नोट, नोट लिखेंगे कि इफ डिफरेंस बिटवीन every two consecutive terms of an AP is 0, then it is, sorry, if क्या लिखा आपने, different any two consecutive term of a list of number is 0, then also, यानी तब भी वो AP होगी, इट इज एन AP, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे हम बोले हैं ए ए ए ए ए ऐसे ऐसे, तो ऐसे में देखो इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 0, सारे डिफरेंस 0 हो गए, तब भी ये AP है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। चल अब देखो एक्सरसाइज 5.1। अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड प्रॉब्लम दी है। उसने क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इनमें से कौन सी सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बना रही है वो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, हमें ये बताना है, एंड वाई, और क्यों बना रही है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। ठीक है, फॉर द फर्स्ट, देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर, हाँ वो ये बोल रहा है कि एक टैक्सी है जिसका पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, ₹15। फर्स्ट किलोमीटर के लिए पहला किलोमीटर का ₹15 किराया है, और उसके बाद एंड 8 किलोमीटर ईच एडिशनल किलोमीटर, ₹8 हर एक किलो। उसके बाद देखो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, ₹15। उसके बाद हर एक किलोमीटर का ₹8 जुड़ता जाता है। जैसे अगर 2 किलोमीटर चला तो 15 + 8 कितना हो गया, 23, और 3 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर का 15 और 2 किलोमीटर का 8 तो 15 और 8 16 कितने हो गए, 31। इस तरीके से चल रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिस्ट, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लिस्ट ऑफ फेयर फॉर, या चलो इसको ऐसे लिखो, थोड़ा डीप में कर लेते हैं, क्या, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹15। कितना है, 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर इतना हो गया। 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 15 और दूसरे का 8, कितना हो गया, ₹23। इसी तरीके से फेयर फॉर 3 किलोमीटर, फेयर का 15 पहले किलोमीटर का और बाकी 2 का 8 + 8, तो 15 और 16 कितने हो गए, 31। इसी तरीके से फेयर फॉर 4 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 15 + 8 + 8 + 8, तो कितना हो गया ये, 39 रुपीज। तो इसका मतलब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ फेयर। तो लिस्ट ऑफ फेयर कितनी आ गई, 15, 23, 31, 39, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसके बाद अब ये एपी बना रहा है कि नहीं, तो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि चेक करते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर एपी है कि नहीं है। कैसे करते हैं, वेरी गुड। क्या करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अंतर निकालना है, तो d1 कितना आ गया, 23 - 15 यानी 8 का, d2 31 - 23 यानी 8, d3 क्या आ गया, 39 - 31 कितना आ गया, 8। तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आ गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंस d1 = d2 = d3 = 8, so it is an AP। तो उसने पूछा है वाई, वाई हमने बता दिया, क्या बता दिया, सॉल्व करके हमने बता दिया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस बराबर है, इसीलिए ये एपी है। ठीक है बेटा, अब देखो इसका सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है उसमें जो भी एयर प्रेजेंट है, व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर ऑफ द रिमेनिंग। अब ये है, जो एक सिलेंडर में कुछ भी एयर थी, मान लो स्टार्टिंग में, वैक्यूम पंप हर बार क्या करता है, जो भी उसमें एयर है उसकी 1/4 यानी 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है, पहली बार में 1/4 बाहर निकाली, अब जो बची उसकी फिर 1/4 बाहर निकाली, इसके बाद जो बची उसकी 1/4 फिर बाहर निकाली, ऐसा कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम मान सकते हैं लेट
amount of air present in cylinder इक्वल्स टू x मान ली। क्या मान ली? x। ये सब स्टार्टिंग में x थी, ठीक है। अब क्या करना है? x क्या किलोग्राम होगी मान लो, हाँ केजी मान लो। तो आफ्टर रिमूवल, अब इसमें से 1/4 बाहर निकालनी है। तो आफ्टर रिमूवल 1/4 गैस, अमाउंट रिमेनिंग कितना? अब सिलेंडर में कितना बचेगा? तो पहले x थी, उसमें से 1/4 ऑफ x बाहर निकाल दी। तो अब कितनी बची? x माइनस x/4, यानी अब बची 3x/4। इतनी गैस बची, ठीक। इसके बाद अब फिर से 1/4 बाहर निकालनी है। तो अगेन अमाउंट ऑफ गैस रिमेन आफ्टर 1/4 रिमूवल। तो अब किसके देखो, यानी बची कितनी? अब कितनी है? 3x-4, 3x/4। अब 1/4 तो जो बाहर निकलेगी वो इसकी बाहर निकलेगी। बच्चे गलती कहां करते हैं कि हर बार x/4 माइनस कर देते। नहीं, ये जो बची है, हर बार जो बचती है उसकी 1/4 बाहर निकाल रहा है वो। तो 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4, तो 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 3x/16 आया। तो दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा? ये अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा? ये 3x/4 था एंड 3x/16 था। 16 और 4 का एलसीएम क्या आ गया? 16। तो ये आ गया 12x माइनस 3x। कितना आ गया बताओ? 8x अप सॉरी 9x/16 ये आ गया। तो 3 टर्म निकला है, इससे पता चल जाएगा सिंस। तो क्या है? लिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस आफ्टर एवरी विड्रॉल, एवरी रिमूवल, हर एक रिमूवल के बाद जो गैस बची सिलेंडर में उसकी लिस्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो कितनी थी? x थी स्टार्टिंग में। उसके बाद देखो x में से पहली बार जब निकाली तो कितनी बची? 3x/4। कितनी बची? 3x/4। और जब उसका भी 1/4 निकाला तो कितना बचा? 9x/16। ये ऐसे चलेगा। तो अब ये एपी है कि नहीं है, चेक करने का तरीका क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो इसीलिए लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अंतर कितना है? तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अंतर देखोगे तो क्या है? तो पहले d1 निकालेंगे, 3x/4 में से उससे जस्ट पहले वाला यानी x माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये 1/4 x/4। ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे? d2 माइनस करेंगे। d2 क्या आएगा? d2 माइनस कर d2 निकालेंगे तो d2 में 9x/16 में से माइनस करेंगे 3x/4। ठीक है। तो ये क्या आएगा? d2 आ जाएगा कितना? -3x/4। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, d1 और d2 बराबर नहीं है। तो सिंस d1 नॉट इक्वल्स टू d2, सो इट इज नॉट एन एपी। इसका मतलब ये एपी नहीं। आ गया समझ में? तो खुद देखो, पहली वाली एपी थी,
दूसरी वाला एपी नहीं है। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। देखो, हर एक मीटर खोदने पे जो कॉस्ट है उसकी एक लिस्ट दी है। व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक मीटर कुआं खोदने पे 150 रुपए लग रहे हैं, 150 रुपए लग रहे हैं। 150 मतलब 150 एक मीटर फॉर दी, तो कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और उसके बाद हर एक मीटर का और खोदने पे 50-50 रुपए बढ़ता जा रहा है हर एक मीटर खोदने पे। तो इसका मतलब कि कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट यानी 1 मीटर, एक मीटर की कॉस्ट कितनी आ गई? 150 रुपए। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, तो 2 मीटर, पहले मीटर की तो 150 और दूसरे मीटर की 50, तो कितना आ गया? 200। कितना अमाउंट आ गया? 200 रुपए आ गया, ठीक है बेटा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना? 3 मीटर, तो 3 मीटर मतलब पहले एक मीटर की 150, फिर बाकी के 2 मीटर की 50 एंड 50, तो 150 प्लस 50 प्लस 50, तो कितने आ गया? 250, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, तो 4 मीटर के लिए पहले मीटर के 150, इसके बाद 50 प्लस 50 प्लस 50, तो 150 यानी कितना हो गया? 300 रुपए। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? अब इसका लिस्ट बना लेंगे। तो लिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग की लिस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग की लिस्ट है, पहले किलोमीटर की कितनी, जैसे पहले एक मीटर की 150 रुपए है, दो की कितनी थी? 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगी। तो अब ये एपी है कि नहीं, ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो लगातार टर्म्स के बीच में अंतर बताना है। तो D1 निकालेंगे, 200 माइनस 150 कितना आ गया? 50। D2 निकालेंगे, 250 माइनस 200 कितना आ गया? 50। D3 निकालेंगे, 300 माइनस 250 कितना आ गया? 50, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद समझ में आया ये? तो तीनों बराबर आ गए, सिंस D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू 50, सो इट इज एन एपी। ये क्या हो गई? एपी हो गई। इट इज एन एपी, हो गया, खत्म, ठीक है। यहां तक हुआ? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हर एक साल जो अकाउंट मनी निकालना है। व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपए हर साल जमा हो रहे हैं 8% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो लिस्ट किसकी बनानी है? हर साल कितना पैसा अकाउंट में रहा। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वो समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जब हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब पहले साल हमने एक प्रिंसिपल 10,000 दिए,
10,000 का एक इंटरेस्ट निकला, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ दो तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बदल जाएगा, यानी हर बार प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाए, यानी जिसे बोलते हैं ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़े तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ऐसा ये ईएमआई, हमारे ईएमआई वगैरह जो हम देते हैं घरों पे, तो वो किसकी होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। किस पे बेस्ड होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, चलो तो देखो, तो इंटरेस्ट सबसे पहले हम बात करें फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितनी है? 8% पर एनम। ठीक है, और टाइम तो वही है, 1 ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, टाइम 1 और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी ₹800 इंटरेस्ट आया। तो सेकेंड ईयर के लिए ध्यान से सुनना, जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जोड़ के नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, दूसरी साल के लिए, दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अब 10,000 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा? 10,800। ठीक, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? अब रेट कितनी हो जाएगी? 8% पर एनम। ये तो वही है, हर साल वही लग रहा है, और टाइम ये भी एक ही तो साल है, सेकेंड ईयर मतलब दूसरा साल तो है। तो फर्स्ट ईयर के बाद दूसरा साल, यानी टोटल कितना हुआ? 1 ईयर हुआ ना। तो इंटरेस्ट यहां पे कितना आया? वही P इंटू आर इंटू टी इंटू 100, यानी 10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। अब इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 864 आ गया। कितना आ गया? 864। तो अमाउंट इन अकाउंट कितना आ गया? इक्वल टू कितना आ गया? पहले था 10,800, उस पर 864 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,664 आ जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर के बाद कितना आया था? अकाउंट कितना आया था? पहले 10,000 स्टार्टिंग में था, 10,000 में इंटरेस्ट 800 रुपए और जोड़ दिया था, तो कितना आ गया था? 10,800, जो सेकंड ईयर के लिए क्या बन गया था? प्रिंसिपल बन गया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इनकी लिस्ट बना लेंगे। तो लिस्ट ऑफ अमाउंट इन अकाउंट क्या है? स्टार्टिंग में कितना था? 10,000, 10,000 था। उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद 10,800 हो गया, सेकेंड ईयर के बाद 11,664 हो गया, ऐसे ही आगे और आता जाएगा, आता जाएगा। तो क्या निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन, एपी प्रूव करने के लिए वही तरीका, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस यानी D1, D1 कितना आया? 10,800 माइनस 10,000, यानी कितना आ गया? 800 रुपीज। तो 800, D1 कितना आ गया? 800। D2 11,664 माइनस 10,800, ये कितना आ गया? 864। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो सिंस D1 नॉट इक्वल्स टू D2, सो इट इज नॉट एन एपी। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है? एक एपी नहीं है। क्लियर था? बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? चाहो तो यहां से एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई क्वेश्चन आया तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट?
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, ब्याज पे ब्याज, यानी जो पिछले साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल में जुड़ के अब नया प्रिंसिपल बनेगा तो अगली साल उस पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट of previous year previous subsequent year is called compound interest। ठीक है बेटा, ये ठीक ध्यान रखना। वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 की पावर n, ये एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट। तो p क्या है, p है प्रिंसिपल, r है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n है टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, इसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद सुनो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मतलब ये सारे क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट टर्म ए दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, तो इनके पहले 4 टर्म बताने हैं। तो हमें पता है टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में मतलब अगला टर्म निकालने के उसके जस्ट पिछले टर्म में डी जोड़ते जाओ। तो हमें पता है ए होता क्या है, एपी का जनरल फॉर्म पता है हम सबको, क्या होता है, अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा ए प्लस डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो इसका क्या हो गया, इस एपी का फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया ए, और वो कितना है 10। सेकेंड टर्म ऑफ एपी कैसे आएगा, सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म होता है हमारा ए प्लस डी, यानी 10 + 10 कितना आ गया 20, तो कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया है ना उसने। ठीक, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, a + 2d, एक और d जुड़ गया तो 2d हो गया, तो a यानी 10 + 2 × 10, तो 10 और ये 20 कितना आ गया 30। अब ध्यान रखना, बोर्ड मास लगा लेना, ऐसा मत करना कि 10 + 2 12 × 10 120, ठीक है, इतनी बुद्धि नहीं लगानी, जितनी है उतने का यूज करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, a + 3d, a है 10 और 3 × 10, तो 3 × 10 30 + 10 क्या आ गया 40। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। अब यहां देखो, यहां पे फर्स्ट टर्म उसने क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है उसने -2, तो सेकंड टर्म क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होता है तो सेकंड टर्म a + d, तो -2 और d जोड़ दिया 0, यानी क्या आ गया -2। अब देखा, ये भी एक एपी है। आगे ये क्वेश्चन कि जहां कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है और फर्स्ट टर्म क्या है -2, इसीलिए मैंने वो नोट लिखाया था कि जब किसी एपी में मतलब लिस्ट ऑफ नंबर में अगर कॉमन डिफरेंस 0 भी होता है सारे टर्म्स के बीच में, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म मतलब a + 2d, तो a कितना है हमारा -2 + 2 × 0, तो क्या आ गया, अब फिर यही वही बात है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो 0, तो
तो यानी ये आ गया -2, बोर्ड मास लगाना। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 क्या आ गया, -2 आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 होंगे, कर लोगे अपने आप, ठीक है। तो होमवर्क में सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है। करके आओ, जो नहीं आएगा उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं। ठीक, आज के लिए इतना बहुत।